गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए कल तक अभी हम लोग पढ़ लिए हैं, जैव विविधता के बारे में पढ़ा है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एक बार रिवीजन हो जाए। जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया? थॉमस लव जा है, ठीक। इन्होंने जैव विविधता शब्द का सबसे पहले क्या किया था? प्रयोग किया था। और जैव विविधता का जनक फादर किसे कहते हैं? इसके अलावा आप लोगों को बताया गया था जैव विविधता का सम्मेलन कब हुआ था? सम्मेलन 1998 कहाँ हुआ था? बताया गया है सब, एक बार रिवीजन कर लो। रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? भारत ने जो राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम पारित कब किया है? 2000। इतना कंफ्यूजन घर पे रिवीजन नहीं हो रहा है, मतलब 2002 राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002। 2008 में आप क्या किए हैं? राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना बनाए थे, ठीक। इतना सबको बता दिया गया था। थोड़ा सा 5 मिनट लगी। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। रियो 10 कब हुआ था? 2002। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, ठीक। रियो 20 2012 कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो, ठीक। एसडीजी कब आया? कब से लागू हुआ? 2015 से। कब तक के लिए? 30 तक कंप्लीट करना, ठीक। एसडीजी में कितने गोल हैं? 17। गोल नंबर 17 क्या है? एक साथ है ना, एक साथ वैश्विक भागीदारी। गोल मत भूल जाओ, क्योंकि भूल जाओगे फिर काम खराब हो जाए, कोई मतलब पढ़ाने का नहीं रहा है। समझ आ रहा? गोल नंबर 13 बताइए। हाँ, क्लाइमेट चेंज, वेरी गुड। गोल नंबर 5 मतलब बताओ, लैंगिक असमानता को क्या करना? कम करना, ठीक। गोल नंबर 4 हाँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गोल नंबर 10 दो देशों के बीच जो असमानताएं हैं, या किसी देश के अंदर जो असमानताएं, असमानता किस स्तर पे? सामाजिक स्तर पे हो सकता है, आर्थिक स्तर पे हो सकता है, राजनीतिक स्तर पे हो सकता है। उसको क्या करना? कम करना। समझ में आ रहा ना? गोल नंबर 12 अस्थायी समझ तरफ बढ़ना, वेरी गुड। गोल नंबर 9 तो सबको पता होगा। 8 पता है, 7 पता है, 6 पता है, काम में पता है, सब पता हो बेटा। आप लोग ठीक बेहतरीन बच्चे हैं। एमडीजी कब आया था? कब आया था? 2000 में। एमडीजी को कहाँ से पारित किया? कहाँ से लाया गया था? कब? 2002 में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब जैव विविधता संरक्षण आगे। देखिए
इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। बायोडायवर्सिटी ऑन कंजर्वेशन, ठीक। चलिए अब देखिए, जो जैव विविधता का संरक्षण है, अगर जैव विविधता के संरक्षण की बात करें तो आप संरक्षण करने की जरूरत कहाँ पड़ती है? आपको संरक्षित करने की जरूरत कब पड़ेगी? जब आप संकट में रहेंगे। ठीक, आप जानते हैं जैव विविधता का संरक्षण, किसी चीज का संरक्षण तभी करते हैं जब हमारे लिए कोई चीज उपयोगी हो। कोई चीज ऐसा तो आप किसी चीज का संरक्षण या कंजर्वेशन नहीं करेंगे जो आपके लिए प्रतिकूल कंडीशन क्रिएट करते हैं। जैसे एक व्यक्ति आया है आपको मारने के लिए चाकू लेके, ठीक, आपको कोई दूसरा व्यक्ति उसे खोज रहा है, ठीक, अब आके आपसे पूछ रहा है भैया बचा लेना और कि हम आपको मारेंगे, ठीक, तो क्या आप उसे संरक्षित करेंगे? नहीं। संरक्षण आप उसे करेंगे, या मानव हो या पशु हो, जानवर जो भी हो, कोई भी हो, संरक्षित उसे ही करेगा जिससे उसको फायदा मिले, नुकसान ना हो। ठीक, तो हम लोग भी मानव समुदाय हैं, हम जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करते हैं ताकि हमारे समाज में तरह तरह की वनस्पतियां देखने को मिले। हो सकता है उसका हम मेडिसिनल यूज कर सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में यूज कर सकते हैं, ठीक, खाद्य फूड के रूप में उसका यूज कर सकते हैं, फूड चेन में उसका यूज कर सकते हैं, और तरह तरह की जैव विविधता होने से तरह तरह के उत्पाद मिल सकते हैं हमें। इन सब की महत्ता को प्लस आप जानते हैं जैव विविधता ही क्या करेगी? नेचर को बनाई हुई है। अगर जैव विविधता नहीं होती तो नेचर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक, इसलिए नेचर को बनाए रखने के लिए जैव विविधता जरूरी है। लेकिन मानव ने क्या कर दिया? अंधाधुंध विकास के चक्कर में आंख मूंद के विकास करना। ठीक, अब जैसे आप लोग हैं पढ़ाई करें, आप खाना 3 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं। जैसे एक हमारे स्टूडेंट है, नगेन नाम है, वो क्या किए 2 दिन पहले पढ़ नहीं रहे थे, अचानक उन्हें हमने एक दिन मोटिवेट कर दिया। तो क्या किए 2 दिन मतलब दिन भर पढ़े, लाइब्रेरी जाकर फिर रात भर पढ़े, फिर अगले दिन भर पढ़े। हमने कहा सो जाओ, कहीं नहीं सोएंगे, हमें नींद की जरूरत नहीं है। अगले दिन जब सोए तो 2 दिन बाद उठे 2 दिन बाद उठे। ठीक, तो हमने कहा बात बराबर हो गई, बात बराबर हो गई, कोई मतलब नहीं है। ऐसे हमने भी विकास किया। मानव प्रथम औद्योगिक क्रांति के बाद से विकास बहुत तेजी से किया। प्रथम औद्योगिक क्रांति हमारा खाली मैक्सिमम हमारा जो उद्देश्य था प्रथम औद्योगिक क्रांति में, हम प्रॉफिट कमाए, लाभ की तरफ भाग रहे थे। ठीक, हमने कभी सोचा नहीं इस लाभ के चक्कर में हमारा नुकसान कितना हो रहा है। आज उसका प्रभाव हम देख रहे हैं वैश्विक तापमान वृद्धि में, ओजोन का क्षरण में, ऐसी चीजें जब समस्याओं को हम झेल रहे हैं कि आप वैश्विक तापमान जैसे ग्लोबल वार्मिंग से बाढ़ की समस्या है कि सूखा की? दोनों आएगा। कहीं बाढ़ आएगा कहीं सूखा। ठीक, कहीं बाढ़ होगा कहीं सूखा। किन क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना बनेगी, किन क्षेत्रों में सूखा की संभावना बनेगी? अब वैश्विक तापमान बढ़ने से बता रहे हैं अनिल की जहाँ पे तटीय इलाके होंगे वहां पे वाष्पीकरण बढ़ जाएगा तो बाढ़ की संभावना बढ़ेंगी। और साथ ही साथ तापमान बढ़ने से आप जानते हैं चक्रवात की कंडीशन बढ़ सकती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सुनामी भी आ सकती है। वहां पे बाढ़ आ जाएगी, कहाँ पे सूखा पड़ेगा? बर्फीले क्षेत्रों, जहाँ पे ऑलरेडी जो है वहां पे कहा जाए कि वाटर लैंड के अभाव है, जलीय पायथन का अभाव है। ठीक, वहां पे कैसी कंडीशन बन जाएगी? और सूखा की, समझा ना? तो हमें इनसे बचना। सूखा बाढ़ दोनों हमारे एग्रीकल्चर को भी प्रभावित करेगी। दोनों से जन और धन दोनों का नुकसान होता है, होता नहीं होता? तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमें क्या करना है? अब जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमें सोचना पड़ेगा कैसे बचाएं, समझना ना? अब जैव विविधता के संरक्षण के आप जानते हैं दो तरीके हैं। इसके संरक्षण के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। नंबर 1, पहला तरीका जो अगर कहा जाए इसका श्वास खाने संरक्षण, और एक होगा बाह्य स्थाने
बाह्य स्थान क्या संरक्षण, समझिए। बाह्य स्थान बोलते हैं इन सीटू, ठीक, नीचे बैठ, ठीक। इन सीटू कंजर्वेशन, आपको एक क्वेश्चन आप जाएंगे इंटरव्यू देना, सीधे पूछ देगा इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, या इसे क्या बोलेंगे, एक्स सीटू, बाह्य स्थान क्या बोलेंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन, समझा ना। जैव विविधता के संरक्षण के दो तरीके हैं, स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, जिसे इंग्लिश में बोला जाए इन सीटू कंजर्वेशन या एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसे कॉमन है, कुछ नहीं है, आपको जैसे लग रहा हो कठिन, जैसे मान लीजिए आप कोविड जब आया था, कोविड आया था, आप अगर किसी भी व्यक्ति कोविड से पीड़ित व्यक्ति को दो तरह से संरक्षित किया जा रहा था। एक देखिए, लोग क्या कर रहे थे, उसी स्थान पर जहां कोविड हो गया अपने घर पे एक कमरा दे रहे हैं, अगर बहुत भयभीत कंडीशन नहीं है तो एक कमरा देके उसे आइसोलेशन में डाल के क्या कर रहे थे, रिकवरी करा रहे थे। तो स्वास्थ्य उसी स्थान पे जहां उसका नेचुरल आवास है, जहां वो रहता है, सर्वाइव करता था। और एक क्या था, जब डेंजर कंडीशन में चला जाता था उसके स्थान से उठा के, उसके घर से उठा के कहा हॉस्पिटल में लाते थे, तो बाह्य स्थान हो गए नहीं, लेकिन दोनों स्थान पे क्या कर रहे हैं, संरक्षण। तो अगर जब कोविड में आपको उठा के हॉस्पिटल में लाके आपको संरक्षित किया जा रहा था, यह बाह्य स्थानीय संरक्षण होगा, समझ रहा है। आपका संरक्षण हो रहा है बाहर, कहीं बाहरी स्थान पे आपके नेचुरल आवाज जो है था वहां से उठा के दूसरे जगह से, समझ में ना। ऐसे जो होता है, जो जीव जंतु होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, उनके भी संरक्षण के दो उपाय हैं, स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण। अब इतना रोड मैप बन गया होगा। स्वस्थानीय संरक्षण, ऐसे स्थल इस तरीके में क्या करते हैं, जो प्रजाति है, जो प्रजाति अगर कहा जाए संकट में है, उस संकट ग्रस्त प्रजाति को उसी के नेचुरल आवास में, जहां पे वो पैदा हुई, जहां पे अपना ग्रोथ की, जहां पे वो अपने आप को अनुकूलित कर रही थी, अगर देख रहे हैं, वो चाहे पोल्यूशन से हो सकता है या मानव गतिविधि उसमें क्रिएट हो सकती है, खनन वनन, ठीक, या कोई भी तरीका है जिससे वो संकट में है, बीमारी कोई आ सकती है। अगर हम उसके जहां पे उसने अपने आप को ग्रोथ किया अपना, वहीं पे अगर हम उसे संरक्षित करने लगे, जिससे मान लीजिए बीमारी फैल गई है, तो हम क्या करें, वहां पे मेडिसिन उसके ऊपर छिड़काव है, कीटनाशक दवाएं, ठीक। अगर सूखाग्रस्त क्षेत्र हो गया, पानी का अभाव है प्रजातियों को, तो हम वहां पर पानी नहरों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से प्रोवाइड कराने की कोशिश करें, उसी स्थान पर जहां पे वो है, उसका पोजीशन चेंज ना करें, उसे बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। इसके बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या होता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण में हाँ, उसके नेचुरल, उसके प्राकृतिक आवास से उठा के उसे किसी दूसरे आवास में रख के क्या करना, संरक्षित करना। ऐसी बाह्य स्थानीय संरक्षण की जरूरत कब पड़ेगी, आप कॉमन सेंस से आंसर बता देंगे, जब कोई प्रजाति बहुत ज्यादा संकट ग्रस्त हो, प्रजाति का आकार बड़ा हो, जैसे ऐसी प्रजातियां हैं जो शारीरिक रूप से, संरचना के रूप से बड़ी हों, जैसे हाथी है, क्योंकि इनको अगर इनके स्थान से हटाएंगे नहीं, ठीक, इनके जैसे कोई जितनी बड़े अगर स्पीसीज है, उसके ऊपर डिसीज बहुत तेजी से प्रभावी भी होगी, संक्रमण उसका तेजी से बढ़ेगा, इसलिए उस प्रजाति को उस स्थान से कहां ले जाते हैं, दूसरे स्थान पे। हमेशा बड़ी स्पीसीज को बाह्य स्थान पर संरक्षण करते हैं, समझ में आ रहा है। स्वास्थ्य, जो स्वस्थानीय संरक्षण होता है, इसमें क्या होता है, एक साथ बहुत सारी प्रजातियों को संरक्षित करते हैं, क्योंकि कुछ ही लोगों को ले जा सकते हैं, कुछ ही लोगों को, मतलब इसमें ऐसा होता है, स्वस्थानीय संरक्षण में ज्यादा खर्चा आएगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण में, बाह्य स्थानीय संरक्षण में, अस्वस्थानीय संरक्षण में कम खर्चा आएगा। अब स्वस्थानीय संरक्षण के आप नाम सुने होंगे, राष्ट्रीय उद्यान, एग्जाम्पल है इसके, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो होते हैं, वो स्वस्थानीय संरक्षण। नेशनल पार्क जो होता है ना, नेचुरली प्राकृतिक रूप से जहां पे विकसित हुआ होता है, ठीक, वहीं पे उसका क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं, वहीं पे वो रहता, उसको बनाते नहीं है। आप जितने भी राष्ट्रीय उद्यान डेवलप हुए हैं, उसको मानव ने नहीं बनाया, नेचर ने बनाया है। इसलिए नेशनल पार्क पढ़ाएंगे आगे। नेशनल पार्क में जब आप जाएंगे तो अगर कोई पौधा से गिर गया है, तो आप वन विभाग अधिकारी होंगे, तब भी आपके पास अधिकार नहीं होगा कि उस पौधे को काट के आप क्या करें, किसी सार्वजनिक यूज के लिए आप प्रयोग कर लें। उस पौधे को आपको क्या करना होगा, आप मान लीजिए रास्ते गिर गया तो रास्ते से हटा के उसी किनारे कर दीजिए, वो वहीं पे उसे सड़ने दीजिए, वहीं पे वो सड़ेगा, किसी का भोजन बनेगा, साथ ही साथ किसी का आवास बन सकता है,
आपको नेशनल पार्क में किसी भी जो जिसको नेचर ने बनाया, आप किसी का भी दोहन नहीं कर सकते हैं। ये सब पढ़ाएंगे, नेशनल पार्क क्या होते हैं, इसको कौन घोषित करता है, कैसे बनाया जाता है, अलग अलग से टॉपिक है। इसके बाद आप दूसरा नाम सुने होंगे, वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य नाम सुने हैं? एक नाम सुने होंगे जयमंडल आगार। अब ऐसा आएगा जयमंडल आगार, ठीक। इसके अलावा आर्द्रभूमि भी है, वेरी गुड वेरी गुड। इसके अलावा होगा जो इसमें देखा जाए पवित्र उपवन, नाम सुने आप लोग? पवित्र उपवन अब जैसे बताया जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बनेगा। जैसे आप लोग अभी क्वेश्चन किसी ने पीसीएसजे का कोई दिया था ना, पीसीएसजे में पूछा था, पीसीएसजे में कि जो झूम खेती है इसके या स्थानांतरित खेती जिसे बोलते हैं, उसके लोकल नाम क्या होते हैं। ऐसे जो पवित्र उपवन है, पवित्र उपवन क्या होता है, ऐसे जंगल, ऐसे फॉरेस्ट, आगे सब बताते हैं अच्छे से, ऐसे फॉरेस्ट, ऐसे जंगल जिसको आस्था से जोड़ दिया गया है। आप लोग गाँव बहुत सारे ऐसे जंगल होंगे, खास भैरव बाबा जंगल है, भैरव बाबा जंगल है, ठीक, शिवनियाओं बाबा जंगल है। तो जो ये है ना, ये पवित्र उपवन में रहते हैं, जिसका ऐसे वन या फॉरेस्ट जिसको आस्था से जोड़ दिया जाए, ठीक, पवित्र उपवन। इसके अलावा झील तो सभी लोग देखे होंगे, झील हो गया। ये सब क्या है, स्वस्थानिक संरक्षण है। क्वेश्चन बनाएगा, ऐसे ऑप्शन देगा, उसी में बाह्य स्थलीय संरक्षण में कौन बनाएगा, बीज बैंक। बीज बैंक होता है, आप क्या करते हैं, बीज मतलब सीड, ठीक, जो सीड बैंक होते हैं, आप क्या करते हैं, आप देखते हैं ना कि आप इस लौकी, टमाटर या इनके जाते हैं ऑलरेडी वहां पे सीड में क्या बनाए जाते हैं, संरक्षित किया, तो उनमें परिवर्तन करना, उनके जीन में परिवर्तन करना, या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए उसमें परिवर्तन करना, करके तैयार करके रखे रहते हैं बीज बैंक में। फिर आप ले जाते हैं अपने यहाँ दूसरे उस स्थान पर संरक्षित करने के लिए सिर्फ करते हैं। उनका प्राकृतिक आवास नहीं है, प्राकृतिक आवास उनका खेत है, फील्ड है, जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन उसको क्या किसी एक आवास के अंदर, ठीक, प्रॉपर उसको ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करा के एक क्षेत्र विशेष में उसे डेवलप किया जाता है। जैसे बीज बैंक हो गया ना, बात अच्छा। म्यूजियम में तो म्यूजियम में मनुष्य को नहीं लगा रखा है। म्यूजियम कहा जाए जो भारत श्री समझ के आ गया ना आप लोगों को, भारत श्री अभी बजट बात हुआ है, क्या जो अभिलेख है, जो पुरातात्विक साक्ष्य है, उनको रखा जाता है। जैसे तुम मान लो बहुत बड़ी बन गई, कुछ भारत की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन गई, तो तुम्हारे कपड़े वहां रख दिए जाएंगे, तुम्हारे कान के, नाक के सब जो वहां पे रख दिए जाएंगे। आगे देखा जाएगा, जो देखिए कंचन सरोज के कपड़े हैं। आप समझिए, बीज बैंक के अलावा जीन बैंक, आज देखिए इसमें क्वेश्चन बन पीसीएस का बीटेक टॉपिक है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऐसे दे देता है, ऐसे दे देगा, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य अभयारण्य, जयमंडल आगार, पवित्र उपवन, इनमें से कौन स्वस्थलीय संरक्षण के उपाय है। तो अगर आप लोग सोचेंगे ऐसे नहीं याद करेंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा, आपको ये परिभाषा नहीं पूछेगा आपसे। इस टाइम सर आ रहे कोचिंग हम लोगों के लिए बाह्य स्थानीय संरक्षण बन गई है। इसके देखिए हो गया, ठीक, बीज बैंक, जीन बैंक, चिड़ियाघर बताइए, चिड़ियाघर बताइए आप लोग, स्वस्थानी होगा तो बाह्य स्थानीय। चिड़ियाघर क्या होता है, बाह्य स्थानीय में आता है, ठीक। चिड़ियाघर के अलावा बताइए आप लोग बाह्य स्थानीय संरक्षण का कोई और बताइए। वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान क्या, जीव अभयारण्य में तो जीव को लाया जाता है, वो नेचुरली रूप से होते हैं, नेचर ने बनाया है। वन्य जीव अभयारण्य को ही जैसे बाघ को लाके कहीं संरक्षित किया जाता है, तो वन्य जीव अभयारण्य को हटाते हो, बाघ ऑलरेडी किसी वन्य जीव अभयारण्य में घूम रहा होता है, तुम्हारे घर में नहीं था, घर में पल रहा था, उसको उठा के ले गए, तुम वहां पे लाके छोड़ दिए। अभी नहीं समझ में आया,
अब बताइए चिड़िया का सब किस में आएगा? बाह्य स्थानीय संरक्षण। वनस्पति उद्यान किस में आएगा? वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान भी इसी में आएगा। और वृक्ष उद्यान भी किस में आएगा? बाह्य स्थानीय में आएगा। समझ में आ रहा आप लोग? कैसे? अब देखिए जो वनस्पति उद्यान होता है या वृक्ष उद्यान होते हैं, इसे मानव द्वारा बनाए जाते हैं। मानव क्या करता है, विविध प्रकार की प्रजातियों को लाके एक जगह पे क्या करता है, विभिन्न प्रकार के, जैसे वृक्ष उद्यान है तो वृक्ष उद्यान आगे पढ़ाते हैं, लेकिन अभी बता देंगे थोड़ा बहुत। वृक्ष उद्यान को हम कह रहे हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण इसलिए बोल रहे हैं कि वृक्ष उद्यान क्या होता है, एक प्रकार विशेष एरिया कवर कर दिया जाता है, उसमें विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं वृक्ष के संकट में है, ठीक, उनको लाके वहां रखा जाता है। उन्हें विशिष्ट प्रकार के अनुकूल की स्थिति क्रिएट किया जाता है वहां पे, ताकि उनका क्या हो सके, वो फिर से अपनी पुनः स्थिति में जा सके, ठीक। उसे बोलते हैं वृक्ष उद्यान, ठीक। वनस्पति उद्यान में वनस्पतियां जितनी भी होती हैं सबको उसमें संरक्षित किया जाता है। ये मानव निर्मित होते हैं सब, इसीलिए इन्हें बोलते हैं क्या, बाह्य स्थानीय। अब मानव जहां चाहता है इनको, जैसे कोई वृक्ष है, कोई वृक्ष की प्रजाति है और संकटग्रस्त है कहीं पे किसी जंगल में, अब उसको क्या करेंगे, उसकी प्रजातियों को उठा के ले आके हम क्या करेंगे, वृक्ष उद्यान में डालेंगे। अब उसका नेचर तो कहीं दूसरी जगह थी, लेकिन हमने क्या बनाया, उसको अपने से बनाया है ना, वृक्ष उद्यान को लाके हमने उसमें रख दिया, स्थान चेंज हो गया, नहीं हो गया। अब फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर जैसे वृक्ष उद्यान होते हैं, आप पूछे वृक्ष उद्यान जो है बाह्य स्थानीय कैसे संरक्षण होता है उनका, क्योंकि जो वृक्ष उद्यान होते हैं उनको इसी मकसद से बनाया गया होता है कि अगर वृक्ष कहीं संकट हो तो उसमें लाके उसको रखा जाए। अब उसका क्या, उसका स्थान वहां से चेंज करके नेचुरल आवास में कहीं था, उसको उठा के यहाँ पे रख रहे हैं, इसी उद्देश्य से बनाए हैं संरक्षण के लिए, बाह्य स्थानीय संरक्षण में आ जाएगा। झील है, झील में अगर झील स्वास्थ्य होती है, झील नहीं परिवर्तित हो सकती है, ठीक। नेचुरल झील है, जहाँ जो झील बात की गई प्राकृतिक झील की, ठीक। कृत्रिम झील है तो किसमें आ जाएगी, बाह्य स्थानीय संरक्षण। समझ में आ रहा ना? लिखिए तो झूम खेती अलग है यहाँ झूम खेती मतलब नहीं है। जैविकता के संरक्षण, आप ऐसा कर लीजिए, यही फ्लो चार्ट बना देंगे, बना दीजिए, फ्लो चार्ट बनाइए आप लोग, ठीक। इसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्य अभ्यारण्य, जलमंडलागार, पवित्र उपवन, झील, समुदाय आगार, संरक्षण आगार, इसमें 2 ऐड कर दीजिएगा। समुदाय आगार, इसी में ये सब नहीं समझ में आ रहा क्या है ना, समुदाय आगार, संरक्षण आगार समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, कैसे आएगा? समुदाय आगार, संरक्षण आगार में अंतर पूछ लिया तो समझ में नहीं आएगा। समुदाय आगार, संरक्षण आगार, ठीक हो गया। ये इतना रहना याद होना चाहिए, हम बताएंगे आप लोगों को, अगर आप चाहेंगे तो आप बताएंगे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य अभ्यारण्य में अंतर क्या होता है, जलमंडल आगार में क्या अंतर होता है, पवित्र उपवन तो समझे गए, झील तो समझे गए, समुद्र, समुदाय आगार और संरक्षण आगार में अंतर क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं, इसके पास शक्ति बताने के लिए। हो गया। अब इधर वाले बाह्य स्थानीय संरक्षण में लिखिए, बाह्य स्थानीय संरक्षण में बीज बैंक, उसका सेकंड नाम इंग्लिश में क्या, झील बैंक, झील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसका कुछ नहीं हो, बाह्य स्थानीय संरक्षण को XCTU कंजर्वेशन, इन सीटू XCTU, किसी जाके दबाव देना हो किसी पे, अगर हिंदी में इंग्लिश मीडियम के लड़के मिलते हैं, हिंदी मीडियम वालों को दबाव देना, तो जानते रहते स्वास्थ्य संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण जानते रहते, बोल देते इन सीटू कंजर्वेशन क्या है। अब वो सुविधा खोजने लगता है हो गया। बाह्य स्थानीय संरक्षण में लिखे बीज बैंक, झील बैंक, निम्न तापी संरक्षण, निम्न तापी संरक्षण का मतलब समझ रहे हैं आप लोग,
हाँ, वहाँ पे क्या किया जाता है, प्रजातियों को जहाँ पे बहुत कम तापमान में उनको क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। इसमें कहा नाइट्रोजन में रखे, ड्रॉ लिक्विड फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है उसका तापमान बहुत कम होता है, उसमें रखा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, ताकि संरक्षण में किसका यूज करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन का। आप देखते ना यूट्यूबर बहुत होते हैं, देखिए अब जो है लिक्विड नाइट्रोजन में डाल रहे हैं, देखिए कितना ठंडा हो जाएगा, ये है वो करते रहते नहीं, जो निकलता रहता है भाप जैसा। इसके अलावा लिखिए आप लोग, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान। अगर आप वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर। सर ग्रीन हाउस जो होता है उसमें भी तो संरक्षण किया जाता है। ग्रीन हाउस, हाँ, ग्रीन हाउस बायोस्थानिक संरक्षण हो जाएगा। ग्रीन हाउस जो कह रही है, ठंडे प्रदेशों में जो ग्रीन हाउस की संकल्पना है वो बायोस्थानिक संरक्षण है। समझ में आ रहा नहीं आप लोगों को? उसमें क्या करते हैं, जो नेचुरल रूप से, अगर जो गर्म प्रदेशों की सब्जियां हैं जो नेचर में होती, और उसको उठा के कहाँ डाल रहे हैं आप लोग, आप ग्रीन हाउस में, ग्रीन हाउस की संकल्पना कहाँ होती, पूछ सकता है ग्रीन हाउस कहाँ बनते, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, या मतलब कहा जाए जहाँ तापमान अधिक होता है या जहाँ तापमान कम होता है। कहाँ पे कम होता है। तापमान बढ़ाने के लिए शीशे से, विशेष प्रकार के शीशे से क्या बनाया जाता है, एक आवाज बनाया जाता है। वो क्या करता है, लघु तरंगों को अंदर तो आने देता है, लेकिन लघु तरंगे फिर जो चीज आएगी, जैसे आप कमरे में आए हैं, आप फिर निकल भी जाएंगे, ठीक, जो आया वो निकल जाएगा। लेकिन आप लोग खा पी के इतना हाथी जैसी विशालकाय शरीर हो जाए, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग नहीं कह रहा हूँ, ठीक, मैं ही अपने आप को मान ले रहा हूँ, तो फिर मैं उस दरवाजे से निकल पाऊंगा नहीं, फंस गए। ऐसे क्या होता है, लघु तरंग जो होती है सन से आती हैं, वो घुस जाती हैं। लघु तरंगे कहाँ घुस जाती हैं, ग्रीन हाउस में घुस गई। लेकिन जब पृथ्वी से टकराती हैं तो लघु तरंगे दो तरंगों में परावर्तित होती है, लघु तरंगे और दीर्घ तरंगे। दीर्घ पार्थिव तरंगे भी इसे बोलते हैं। इसी के कारण क्या होता है, अब ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो गई तो ये निकल नहीं पाएंगे, लघु तो निकल जाएंगे, लेकिन दीर्घ आते आते दीर्घ जो रुक जा रहे हैं यहाँ पे, वो तापमान क्या करेंगे, वृद्धि। इससे यहाँ पे तापमान में वृद्धि, ठंडे प्रदेशों में तापमान बाहर के अपेक्षा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो आप लोग ठंडे प्रदेशों में अगर जाइएगा तो आप ग्रीन हाउस बनवा लीजिएगा अपना, ठीक। आप लोग समझ में आया यहाँ तक? और किसी डाउट, कोई क्वेश्चन? आपको ये भी पूछता है, अभी पीसीए बिहार पीसीएस में कभी पेपर हुआ था, उसमें भी पीसीएस ये दोनों एक ही दिन हुआ था, इसलिए डाउट है, किसी ने पूछा था। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि होती है किस तरंग कारण होती है, लघु तरंगों कारण, पार्थिव दीर्घ तरंगों कारण, किसके कारण होगा, पार्थिव दीर्घ तरंगों कारण। हाँ, पेट में पूछा था, ठीक। चलिए, हो गया इतना? जितना पढ़ाया जा रहा समझ में आ रहा है ना? अच्छा देखिए, ये चीज याद कर लेंगे। अब अगर दिमाग से आपको जहां कहीं डाउट खाली क्रिएट करेगा, जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये तो कॉमन सेंस आप बता देंगे, स्वास्थ्य संरक्षण है। नेशनल पार्क में लाके किसी चीज को खुद वहां के जो प्रजाति वहीं संरक्षित करने की कोशिश किया जाता है, और वहीं पे वो नेचुरल रूप से क्या होती है, बढ़ती भी है, ठीक। समझ में आ रहा है? यहाँ पे स्वास्थ्य नेशनल पार्क में बाहर से भी तो लाके रखा जाता है, तो लेकिन बाहर से लाके रखा जाता है, तो नेशनल पार्क में से उठा के नेशनल पार्क में लाके रखा जाएगा, तो उसके प्राकृतिक आवास ऑलरेडी क्या था, नेशनल पार्क ही था कहीं पे, ठीक। समझ आ रहा ना? अब इसमें बताइए, देखिए आप खाली राष्ट्रीय उद्यान के अलावा कोई डाउट है पूछ ले, जैसे हमें पता है, हम भी स्टूडेंट के रूप में रहे, तो ऐसे जब करना तो मतलब उससे हो सकता है कि उत्साहित कुछ हो आप लोगों का, तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए, आर्गुमेंट जरूरी है। वन वे कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है टीचिंग के लिए। आपको कोई डाउट हो, आपको कोई समस्या पूछेंगे तभी तो उसमें हम उसका सोल्यूशन देंगे आपको, ठीक। कोई डाउट नहीं, तो हम बता रहे आगे बढ़ा जाए ना। हाँ, देखिए बताना चाह रहा था कि जो आप समझ लीजिएगा, जितने भी उद्यान आएंगे बायो स्थानीय संरक्षण में आ जाएंगे, SU2 में आ जाएंगे, ठीक। खाली राष्ट्रीय उद्यान छोड़ देना,
देखो राष्ट्रीय उद्यान एक लिखे होंगे, वो किधर आ रहा है? वो तो कॉमन सेंस से आप कर लेंगे, स्थानीय संरक्षण है। और बाह्य स्थानीय संरक्षण में सब और उद्यान जितने भी हैं आ जाएंगे। चिड़ियाघर आप समझी जाएंगे, बाह्य स्थानीय संरक्षण है। इसमें कास्ट अगर यूपीएससी बनाती है, स्टेटमेंट देती है, तो आपको ये लिखवाने की जरूरत नहीं है कि कॉमन सेंस बता देंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण करते समय इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। ठीक, अब किसी को उठा के जाके एक जंगल से उठा के एक राष्ट्रीय उद्यान से लाके दूसरे राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया, ठीक, तो आप इन्हें कुछ तो करना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नेचुरल पार्क बना हुआ है, मतलब नेचर से बनाया है। अब प्लस ये भी होता है, जैसे स्वास्थ्य संरक्षण ऐसे कहते हैं ना, जैसे राष्ट्रीय उद्यान है तो राष्ट्रीय उद्यान में अगर संकट में आया स्वास्थ्य नहीं, राष्ट्रीय उद्यान संकट में आया जैसे सूखा से प्रभावित है, वहीं पे पानी की व्यवस्था कर देते हैं। वो भाई उसे बताएंगे, वहीं पर बचा दिए ना, वहीं पानी की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो राष्ट्रीय उद्यान की प्रजातियां होती हैं इनको कहीं बाहर जल्दी नहीं ले जाया जाता है। आपको बताया ना कि स्थान पे जो गिर गया उसको वहीं पे रहने दीजिए, ठीक। अब हेडिंग डालिए जैव विविधता हॉटस्पॉट। विविधता हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। जैव विविधता हॉटस्पॉट आप सुने होंगे, हाँ वेरी गुड। संरक्षण से संबंधित कुछ बातें आई और बताइए आप लोग। जो विलुप्त प्रजातियां जो ज्यादा है उसको रखा जाता है, ठीक है, ठीक। का चुनाव करते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का अगर देखा जाए विकास जो किए थे नॉर्मन मायर्स 1988। नॉर्मन मायर्स जो थे जैव विविधता हॉटस्पॉट के जो सिद्धांत दिए थे, इन्होंने तब दिया था जब स्वस्थानीय संरक्षण इसलिए बताया था, स्वस्थानीय संरक्षण करना था प्रजातियों को, तो कहा गया इन्होंने सबसे पहले कहा अच्छा मान लीजिए संकट है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चिन्हित करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति है डिस्टर्ब है, ठीक, अब उसे बचाना है तो पहले उसकी समस्या चिन्हित करना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब बचाया तभी जाए उसे जब किसी योग हो। अब बताओ नशा मतलब इतना नशा ले लिया है कि उसकी किडनी फेल हो गई है, लीवर फेल हो गया है, उसका हार्ट भी खराब सही नहीं चल रहा है, उसके बाद क्या किसी स्वस्थ मानव की लीवर उठा के उसमें डाला जाएगा? ठीक, कोई मतलब नहीं है, नहीं ना है। इसीलिए नॉर्मन मायर्स ने बताया कि हमें क्या करना होगा, जैव विविधता वाले स्थान है, जैव विविधता मतलब ऐसे स्थान जहाँ पे अनेकों प्रकार की प्रजातियां पाई जा रही है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, वो प्रजातियां जीव जंतु भी हो सकते हैं, वनस्पतियां भी हो सकती हैं, ठीक। आप तो उनको क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि एक शब्द कहा इन्होंने नॉर्मन मायर्स ने हॉटस्पॉट का, कहे कि जैव विविधता हॉटस्पॉट उन्हीं क्षेत्रों को बोला जाएगा। लोगों ने पूछा किसको, कहे जहां पे कम से कम लोकल, वहां की लोकल जो प्रजाति हो पौधों की कितनी होनी चाहिए, 1500 से अधिक। कहीं पे अगर लोकल प्रजातियां, कहीं कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पे देखा जा रहा है एक एरिया में कि वहां पे विभिन्न प्रकार के 1500 से अधिक प्रजातियां हो पौधों की, वो भी कैसे होनी चाहिए, लोकल स्थानीय प्रजातियां, ठीक। और साथ ही साथ में वहां की अधिकांशतः जो प्रजातियां हैं उसकी कितना प्रजातियां होनी चाहिए, 1500 से अधिक स्थानीय प्रजातियां होनी चाहिए, ठीक। कैसी, स्थानीय लोकल। अब उसके साथ साथ इस प्रजातियों में से 70% प्रजातियां क्या हो चुकी हो, नष्ट हो। उस क्षेत्र को बोलेंगे जैव विविधता का हॉटस्पॉट।
सुनना, जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्या है? यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे जैव विविधता को बचाने की आवश्यकता होती है और जैव विविधता लोकल स्तर पे वहां की प्रजातियों की संख्या अधिक होती है। कोई डाउट? सुन में ना, कभी कोई पूछे जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है, तब समझ लीजिए ऐसा क्षेत्र जैव विविधता का क्षेत्र है ही। हॉटस्पॉट इसलिए बन गया है हॉटस्पॉट है कि वहां पे बचाना जरूरी हो गया है, नहीं बचाएंगे तो खत्म हो जाएगी, वहां की प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। अब सभी जगह के क्या, जहाँ पे 200 पेड़ है, 200 प्रकार की प्रजातियां हैं पौधों की, क्या वहां पे भी नहीं, कम से कम कितना होना चाहिए? 1500 से। अब वो भी प्रजातियां अगर 1500 से अधिक हैं, अब उसमें भी 70% कैसे होनी चाहिए? खराब। अब 1500 से अधिक कैसी प्रजाति होनी चाहिए? लोकल। ये सब पकड़ लीजिएगा, स्थानीय प्रजातियां, वहीं की प्रजातियां होनी चाहिए, वहीं के क्लाइमेट में डेवलप करने वाली पेड़ पौधे और वनस्पतियां होनी चाहिए। उसे बोलते हैं क्या? जैव विविधता का हॉटस्पॉट। विश्व में जो है, अगर विश्व में बात की जाए, विश्व में 36 जैव विविधता के हॉटस्पॉट केंद्र बनाए गए हैं, चिन्हित किया गया है। कितना? 36 पूरे विश्व में। जैसे कैलिफोर्निया का तट देख रहे हैं, गिनी का, अफ्रीका में गिनी का तट देख रहे हैं, अफ्रीका में ऐसे देखते हैं, ऐसे होता है, ऐसे ये गिनी का तट, ठीक। यहाँ पे मेडागास्कर को देख रहे होंगे आप लोग, मेडागास्कर पश्चिमी घाट से लेकर श्रीलंका तक फैली हुई, ये भी हॉटस्पॉट क्षेत्र है। हिमालय में पूर्वी हिमालयन क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड, फिलीपींस, समझ आ रहा है? इसके अलावा ब्राजील, जो ब्राजील देख रहे हैं, ब्राजील के जो ब्राजील अगर देख रहे हैं आप, ऐसे देखिए, ये ब्राजील देख रहे हैं, ब्राजील का जो अटलांटिक तटीय वन क्षेत्र है, यहाँ पे भी जैव विविधता हॉटस्पॉट है। समझ आ रहा है? तो अब 36 का नाम आप याद नहीं कर पाएंगे, ठीक, लेकिन आप समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पे कितने हैं? 36। 36 पूरे विश्व में हॉटस्पॉट है। 36 हॉटस्पॉट है, ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का देखा जाए, पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% क्षेत्रफल को, एरिया क्या किए हैं? कवर किए हुए 2.4, ठीक। 8%। भारत में कितना है? अभी भारत के परिपेक्ष, पहले विश्व परिपेक्ष पढ़ा रहा हूं, फिर भारत के परिपेक्ष में चलेंगे, ठीक, एक साथ करेंगे तो मिक्स हो जाएगा। अभी पूरे विश्व के बारे में पढ़िए, फिर आगे विश्व में भारत है, ना कि भारत में विश्व है, ठीक। तो पूरा विश्व को पढ़ते हैं, फिर हम चलते हैं भारत की तरफ। तो विश्व में कितना? 2.4। और ये भी देखा गया कि जो ये 2.4 एरिया है, इसमें लगभग जो विश्व की पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, उसकी 55% प्रजातियां सिर्फ 2.4 क्षेत्रफल में है, मतलब इन्हीं जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों में है। कितना परसेंट? 55% से अधिक, 50-55% से अधिक। खाली इसी मैं समझाना जो चाह रहा हूं, आप लोग समझ रहे हैं, पूरे पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4 भाग पे जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, और उसमें पूरे विश्व की जितनी प्रजातियां पेड़ पौधों की, उस प्रजातियों का 50 से 55% भाग कहाँ पे है? खाली 2.4% भाग पे ही है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो आप यहाँ जितने भी 55% जो वो वनस्पतियां हैं क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए हमें इसे चिन्हित करके इसका क्या करना है? संरक्षण करना है। इसमें लगभग कशेरुकी जो होते हैं, कशेरुकी जो है 43% कशेरुकी इसमें हैं जी, 43% से अधिक। ये इसीलिए इसको संरक्षण करना, कशेरुकी मतलब क्या? जिसके पास रीढ़ की हड्डी मतलब क्या? पशु जानवर जो है, ठीक, वो भी है। 43% से अधिक, खाली 2.4 भाग है। इन्हीं को क्या करना है? संरक्षित करना है। समझ आ रहा आप लोगों को? देखिए जैव विविधता, अभी तो आप लोग घबराइए मत, अभी तो होप स्पॉट क्या होता है, हॉट स्पॉट क्या होता है, आगे पढ़ेंगे, ठीक। अभी लग रहा होगा थोड़ा सा हॉट स्पॉट के बारे में लिखे। जैव विविधता हॉट स्पॉट वे क्षेत्र हैं
जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र हैं जहां जैव विविधता की प्रचुरता के साथ स्थानीय प्रजातियों की भी प्रचुरता पाई जाती है। जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र हैं जहां पर जैव विविधता की प्रचुरता के साथ स्थानिक प्रजातियों की भी प्रचुरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रचुरता पाई जाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके। स्वस्थानीय संरक्षण। अब स्वस्थानीय संरक्षण समझ में आ रहा है? जब प्रजातियों को उन्हीं के स्थान पर क्या किया जाए? संरक्षित किया जाए। अभी आगे मैम आगे लिखवाएंगे, टेंशन मत लो। देखो, स्वस्थानीय संरक्षण के लिए क्षेत्रों की प्राथमिकता तय करते समय स्वस्थानीय संरक्षण के लिए क्षेत्रों की प्राथमिकता तय करते समय हॉटस्पॉट की संकल्पना पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में विकसित किया। नॉर्मन मायर्स ने 88 में क्या किया? विकसित किया। किसी स्थान को हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित करने के लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पॉइंट पहले लिखें। इस क्षेत्र में 500 से अधिक 1500 से अधिक स्थानीय संवहनी पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए। किसकी प्रजातियां? पौधों की। स्थानीय संवहनी पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए। इस क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानीय संवहनी पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए। दूसरा, इसकी 70% से अधिक प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हों। इसकी 70% से अधिक प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हों। विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। जो पूरी पृथ्वी के 2.4% भाग पर फैले हैं। 2.4% भाग पर, पूरे पृथ्वी के 2.4% भाग पर फैले हैं तथा यहाँ पर पौधों एवं वनस्पतियों की 50% से अधिक प्रजातियां एवं स्थलिक
कशेरुकियों की एवं स्थलीय कशेरुकियों की 43% प्रजातियां एवं स्थलीय कशेरुकियों की 43% प्रजातियां स्थानिक रूप से पाई जाती हैं। 43% पाई जाती हैं, स्थानीय रूप से पाई जाती हैं, स्थानीय रूप से। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं ना? आ गया ना? पहला वाला जो संवहनी पौधे हैं, हाँ, वहीं पे संवहनी मतलब क्या होता है? संवहनी मतलब वहीं पे सर्वाइव करने वाले, लोकल स्तर पे। ठीक है, अब चलिए, अब जानिए आप लोग भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र। लोकल सब यहाँ चलेगा, लोकल के जहाँ खेल खेल लेगा, विदेशी प्रजातियां ये सब डाल देगा तो काम खराब हो जाएगा आपका, समझ लीजिएगा। भारत में देखा जाए तो भारत की जैव विविधता में हॉट स्पॉट के क्षेत्र 4 हैं। कितने हैं? 4। पहला हिमालयन, देखिए हिमालय में कौन सा हिमालय? विशेष पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय है, ठीक। दूसरा पश्चिमी हिमालय, नहीं पश्चिमी घाट। घाट ऐसी पश्चिमी घाट श्रीलंका तक फैला हुआ, समझ में आ रहा है? पश्चिमी घाट जो देखा जाता है, मतलब ये वाला जो है बेल्ट, ये पश्चिमी घाट वाला श्रीलंका में भी पश्चिमी घाट पे जो अब सह्याद्री पहाड़ियां, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां क्या बोलते हैं? सह्याद्री पहाड़ियां। सह्याद्री पहाड़ियों पे फैला हुआ है। ये साथ साथ में श्रीलंका के दक्षिण में भी जो जैव विविधता के क्षेत्र हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। पश्चिमी घाट यहीं पे कहीं लिखा होगा पश्चिमी घाट, साइड में लिखा हुआ श्रीलंका, ठीक। तो ये मत घबरा जाए कि नहीं वो भारत में वाली बात नहीं हो रही, भारत में तो पश्चिमी घाट भी हो गया। तीसरा सुंदरलैंड। सुंदरलैंड समझ में आ रहा कहाँ पे आप लोगों का है? निकोबार द्वीप समूह, इंडोनेशिया, बुर्नई, ठीक। इन सब सभी क्षेत्रों में फैला, लेकिन हमें किससे मतलब है? हमारा अंडमान निकोबार है, तो यह हमारी माता है, ठीक। सुंदरलैंड। चौथा इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र भी कई देशों में फैला, जैसे हिमालयन क्षेत्र है ना, अगर देखा जाए जो हिमालयन जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हमारे में भी फैला है, भूटान में भी फैला है, नेपाल में भी फैला है, ठीक, म्यांमार में भी फैला है। मतलब ये नहीं खाली ये देखा खाली भारत में फैला है, लेकिन भारत में है तो हमारे भी क्षेत्र में माना जाएगा। तो भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? 4 का आप हिमालयन कौन सा? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंदरलैंड, इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा मतलब समझ आया? इंडिया और बर्मा के जो बॉर्डर है, ठीक, वहां पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है, ठीक। ये हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र हैं। क्वेश्चन पूछेगा भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? 4, ठीक। हिमालयन क्षेत्र, पूर्वी हिमालय बता देंगे तो एग्जैक्ट पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंदरलैंड, इंडो बर्मा क्षेत्र, ठीक। अब है आप लोग जैव विविधता के हॉटेस्ट हॉटस्पॉट। जैव विविधता के हॉटेस्ट हॉटस्पॉट। हॉटेस्ट हॉटस्पॉट जैव विविधता का यहाँ हॉटेस्ट
ठीक है। अब देखिए जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्या होते हैं। जो हॉट स्पॉट है ऑलरेडी, जैसे हॉट स्पॉट कितने हैं? इस पूरे विश्व के बात समझ लीजिए, इस पूरे विश्व में कितने हैं? 36। अब इस 36 हॉट स्पॉट में भी कुछ ऐसे हॉट स्पॉट होंगे जहां पे इन सबके सापेक्ष में और ज्यादा प्रजातियां होंगी। भाई ये तो हॉट स्पॉट है, 1500 से अधिक प्रजातियां मिल गई हैं और वहां के 70% लोकल प्रजातियां क्या हो रही, नष्ट हो रही है। ये हो गया 1500 से अधिक लोकल प्रजातियां हो और 70% उसकी नष्ट हो रही है। हॉट स्पॉट में आ गया तो हमने देखा पूरे विश्व में 36 हॉट स्पॉट बनेंगे। समझ में आ रहा है जैव विविधता का। अब इन 3600 हॉट स्पॉट में क्या प्रजातियों की संख्या बराबर होगी? नहीं, कहीं बहुत ज्यादा इसमें ही, कहीं बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होगी और कहीं पे थोड़ा इनके सापेक्ष में कम होगी। तो देखा गया, तो कहा गया और हम लोग क्या करें, इसमें और वैरायटी कर दें, एक और इसमें क्लास करें, एक और वर्गीकरण करें, जहां पे देखा जाए इन 3600 में भी यही 3600 में रहेंगे, इसी 3600 में सबसे ज्यादा प्रजातियां हों, इन 3600 में सबसे अधिक प्रजातियां हों और वहां संरक्षण करना जरूरी हो, तो उसे बोलते हैं हॉटेस्ट हॉट स्पॉट। ठीक, पूरे विश्व में हॉटेस्ट हॉट स्पॉट 8 हैं, ये याद होना चाहिए, इनका नाम 8 का याद होना चाहिए। पूरे विश्व में हॉटेस्ट हॉट स्पॉट कितने हैं? 8। समझ में आ रहा? तो कौन कौन से हैं? आप कॉमन सेंस, भारत के 3 हैं लगभग, इसमें 3 देखा जाए तो इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हैं। तो 3 कौन कौन से होंगे? पूर्वी हिमालय नहीं रहेगा, यही निकाल दो, 3 बन गया। ठीक, हाँ तो देखिए, आप देखिए 8 में कैसे आए। मेडागास्कर देखे होंगे, मेडागास्कर देखे नहीं जी, आइलैंड देखे मेडागास्कर। मेडागास्कर भी क्या है? हॉटेस्ट हॉट स्पॉट है। ठीक, मेडागास्कर। इसके बाद आप लोग पश्चिमी घाट जान ही रहे हैं, पश्चिमी घाट श्रीलंका तक फैला, पश्चिमी घाट श्रीलंका। ठीक, इसके बाद 2 हो गए, तीसरा सुंदरलैंड हो गया, और चौथा कौन सा हो गया भारत का? इंडो बर्मा क्षेत्र। इसके अलावा कैरेबियन द्वीप देखे हैं? कैरेबियन अमेरिका जाइए, मैक्सिको खाड़ी के पास में, उससे थोड़ा नीचे उतर गए, ठीक, अटलांटिक में आ गए। ठीक, कैरेबियन द्वीप है, वहां पे भी जो कैरेबियन द्वीप है उसे भी हॉटेस्ट हॉट स्पॉट, वो देख लो, जो हॉटेस्ट हॉट स्पॉट है ऑलरेडी वो हॉट स्पॉट होंगे नहीं होंगे? कैरेबियन द्वीप भी हो गया। ठीक, तंजानिया केन्या का तट देख रहे हैं? तंजानिया केन्या के तट पे अब जो है वहां पे देखें, तंजानिया केन्या के पास विश्व रेखा गुजरती नहीं गुजरती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी नहीं? विस्तृत मतलब विस्तृत क्षेत्र है, इक्वेटर लाइन वहां गुजरती, तापमान अधिक होगा। तो तंजानिया और जो केन्या है उसके तट के पास भी क्या है, जो हॉट स्पॉट है उसे भी क्या बोला गया? हॉटेस्ट हॉट स्पॉट। फिलीपींस का नाम सुने होंगे आप लोग? फिलीपींस देख रहे हैं? फिलीपींस भी जो है वो भी हॉटेस्ट हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है। समझ में आ रहा आप लोगों को? इसके अलावा आप बात करें कि कैरेबियन हो गया और ब्राजील का हम अभी बोले थे, ब्राजील का अटलांटिक तटीय वन क्षेत्र, अटलांटिक जो क्षेत्र है उसके तट पे, कहाँ पे? ब्राजील पे। ठीक, क्योंकि ब्राजील से भी इक्वेटर लाइन गुजरती नहीं गुजरती है, तो वहां पे भी तापमान अधिक होगा। ठीक, तापमान अधिक होगा तो वर्षा अधिक होगी, तो जैव विविधता अधिक होगी, हॉटेस्ट हॉट स्पॉट बनने की संभावनाएं बढ़ेंगी। समझ में आ रहा है? हमने कितने बता दिए आप लोगों को? लगभग सभी बता दिए आपने। हाँ देखिए, विश्व के जिन हॉट स्पॉट क्षेत्रों में विश्व के जिन हॉट स्पॉट क्षेत्रों में हॉट स्पॉट क्षेत्र समझिए, हॉट स्पॉट क्षेत्रों में स्थानीय प्रजातियों की
स्थानीय प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है वे क्षेत्र हॉट स्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। जिनकी संख्या विश्व में 8 है। विश्व में कुल इनकी संख्या 8 है। 8 का नाम लिखिए पहला। अच्छा, पहले भारत का लिखो तो याद हो जाएगा थोड़ा सा। पश्चिमी घाट डैश श्रीलंका लिख दीजिएगा, क्योंकि श्रीलंका तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट का जो अगर कहा है हॉट स्पॉट जो है एक ही माना जाता है, एक ही बेल्ट है। ठीक, पश्चिमी घाट से श्रीलंका तक पहला। दूसरा बताइए इंडो बर्मा क्षेत्र। तीसरा सुंडालैंड। 3 तो यही याद हो गए आपको। चौथा मेडागास्कर। फिलीपींस। वेरी गुड। कई दिनों बाद आई, रिकवरी क्षमता बढ़ गई तुम्हारी। फिलीपींस नहीं रहती, बस थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बना रही थी। नहीं फिलीपींस इतना तो नहीं पढ़ ली थी। इसके बाद क्या प्रेशर ज्यादा था ना, तो सोच रही थी खत्म पढ़ू ही नहीं। अच्छा। सब कुछ छोड़ दो एकदम। पहले लिख लिया जाए, फिर बातें हो जाएंगी। ब्राजील का अटलांटिक वन क्षेत्र। अगला, ब्राजील का अटलांटिक वन क्षेत्र। केन्या और तंजानिया तथा केन्या के तटीय वन। इसके अलावा लिखिए कैरेबियन लिख दिए। हाँ लिख दिए कैरेबियन क्षेत्र। ठीक है, अब हेडिंग आ रही है होप स्पॉट। होप स्पॉट HOPE होप स्पॉट लिख लीजिएगा। होप स्पॉट अलग है, हॉट स्पॉट अलग है। हॉटस्पॉट में इसकी संख्या निर्धारित है कि नहीं 1500, जैसे हॉटस्पॉट में 1500 से अधिक है? नहीं, संख्या निर्धारित नहीं है। इससे आप पूछना चाह रहे हैं जो संख्या है कि जो हॉट स्पॉट बनने के लिए 1500 से अधिक स्थानीय लोकल प्रजातियां होनी चाहिए, नष्ट होनी चाहिए। हॉट स्पॉट के लिए नहीं, इन्हीं में से देखा गया कि जिसमें ज्यादा डाइवर्सिटी है और वहां पे संकटग्रस्त है, उसमें क्या डाल दिया गया है। जैसे 2013 में सुंदर, इसके ऐसा नहीं था शुरू से बना दिया गया है, उसमें डालते भी रहते हैं, निकालते भी रहते हैं। अब जैसे देखिए उसको ज्यादा जो पड़ा जाता है तो बची जाता है, उसमें रुक ही जाता है। जैसे सुंदरलैंड को 2013 में डाले थे, ठीक, यूनाइटेड नेशन में IUCN के अनुशंसा पे। ठीक, होप स्पॉट क्या है? होप स्पॉट समझना है, ये नया शब्द होगा। हॉट स्पॉट तो पढ़े थे आप लोग, हाँ? हॉटेस्ट कहीं सुने होंगे, जैविकता का हॉट स्पॉट एक सुने थे। हॉट स्पॉट भी नया रहा होगा। होप स्पॉट भी आपको क्या होगा, नया होगा। ऐसा स्थान जिसकी उम्मीद ना हो। वाह वाह, ये तो तुम लोग ये वाली कॉपी लिख रहे हैं। खाली जो है अपने परिपेक्ष में कर दिया जाए कि नाम से जबरदस्ती पूछ रहे हैं, बताओ। जबरदस्ती पूछना उसे कहते हैं, जबरदस्ती हम पूछते हैं। हम पूछे नहीं, जबरदस्ती कुछ किए नहीं कि आपसे नहीं बताइए। हम पूछ रहे हैं, आपको समझिए। नहीं पता। छोड़ो, हम बता रहे हैं।
होप स्पॉट, जैसे हॉट स्पॉट आप पढ़े हैं, जहाँ पे हॉट स्पॉट की बात हो रही थी, आप जाने वो सब स्थलीय ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे जैव विविधता अधिक थी और उन्हें संरक्षण करना था। लोकल प्रजातियों को उनकी संकट में थी, 1500 सदी थी, वो स्थलीय क्षेत्र की बात होती है। हॉटेस्ट हॉट स्पॉट हो या हॉट स्पॉट हो, वो स्थल पे जैव विविधता की बात करता है। ठीक, तो फिर सभी लोगों ने कहा, पूरे विश्व ने कहा कि स्थल पे हम जैव विविधता डाइवर्सिटी देख ही रहे हैं, उसको बचाने के लिए हॉटेस्ट हॉट स्पॉट बना दिए, हॉट स्पॉट बना दिए। हमें जो जल में भी तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है और उनको भी बचाना होगा। तो जो जलीय पायतंत्र में, ऐसे जलीय पायतंत्र, इसमें संख्या नहीं बताया गया है, ठीक, ऐसे जलीय पायतंत्र जहां पे अधिक से अधिक अगर कहा जाए, जैसे इसमें संख्या था ऐसे कि टोटल 76 होप स्पॉट इस समय है 76, हाँ 76, ठीक 76 होंगे हॉप स्पॉट। देख लीजिएगा, हो सकता है एक आध के पढ़ गए हों, लेकिन अभी जहां तक मुझे पता 76 हैं पूरे विश्व में होप स्पॉट। तो होप स्पॉट है जल के अंदर जहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है प्रजातियों की, उनके संरक्षण से संबंधित क्या बनाया गया, चिन्हित किया गया है, उस स्थान को क्या बोलते हैं, होप स्पॉट। आपको समझाएगा हॉट स्पॉट, होप स्पॉट के अंदर क्या है, हॉप स्पॉट स्थल पे, ठीक, ये क्या होता है, होप स्पॉट जल के अंदर। देखते हैं मैंग्रोव वनस्पतियां होती हैं, या आप देखिए प्रवाल हुआ, ठीक, ये सब जो क्षेत्र हैं जहां पे बहुत प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है वनस्पतियों की भी, और साथ ही साथ जीव जंतुओं की भी, उन्हें भी तो चिन्हित करना था। इसको देखते हुए डॉक्टर सल्विया अल, ये नाम था, इन्होंने 2009 में होप स्पॉट की संकल्पना दिया था। होप, जैसे आपने पढ़ा था हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने दिया था, नॉर्मन मायर्स, ठीक, ऐसे होप स्पॉट की संकल्पना कौन दी है, डॉक्टर सल्विया अल, ठीक, कब 2009 में। इसमें क्या किया गया, इसमें वही बात की जा रही थी कि आप सबको समझ में आ गया, रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आ रहा है कि ये जलीय पायतंत्र में जो ऐसे स्थल हैं जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अत्यधिक है और उनको संरक्षित करने के लिए सरकार क्या करने, उन्हें चिन्हित की है, पूरा विश्व क्या उन्हें किया, चिन्हित किया है। IUCN के मदद से ये सब काम होता है, करती है, वही मेन संस्था है। भारत के 2 स्थान है इसमें, होप स्पॉट में भारत के 2 स्थान हैं। आप बताइए 2 कौन से ऐसे स्थान होंगे जो आप कॉमन सेंस से, जैसे कुछ होता है ना कि जब तक आप अपने से कुछ कॉमन सेंस से खींचने की क्षमता नहीं डेवलप करेंगे तब तो कुछ समस्याएं आ सकती हैं, ठीक। तो हॉप स्पॉट कौन से ऐसे 2 हो सकते हैं, 4, आप 4 हैं, 4 नहीं है यहाँ तो, इसमें 4 कह रहा हूँ, 2 बोला हूँ, इसमें 2 हैं हॉप स्पॉट, कौन से हो सकते हैं आपके कॉमन सेंस से। अगर आप हो, आप लोग भारत के पर्यावरण मंत्री हो, तो आपको देना हो क्या भेजेंगे, इंडो बर्मा क्षेत्र, जो बताइए इंडो बर्मा क्षेत्र पता है, वो स्थलीय नहीं है, वहां पे स्थल की बात हो रही, निकल गया अंडमान निकोबार, ठीक, अंडमान निकोबार के तट के किनारे जो स्थल है वो होप स्पॉट में है, और दूसरा लक्षद्वीप, दूसरा कहाँ पे, लक्षद्वीप। भारत के 2 होप स्पॉट बने हैं, आप लोग समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब पूरे विश्व कितने हैं, 76। अब समझ में आया, कुछ कठिन लग रहा था, कठिन नहीं ना, लिखिए होप स्पॉट सागर का वह क्षेत्र है, सागर का वह क्षेत्र है जहां महत्वपूर्ण समुद्री वनस्पतियां और जीवों हेतु पानी के नीचे इनकी विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। पानी के नीचे इनकी विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर इनका संरक्षण किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर इनका संरक्षण किया जाता है। हॉट स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन 2009 में मिशन ब्लू के तहत प्रसिद्ध अमेरिकी समुद्री वैज्ञानिक डॉक्टर शर्विया लिखा नहीं खुशबू सल्विया अल प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के साथ मिलकर आईसीएन लिख देना पुस्तक में, आईसीएन के साथ मिलकर किया। कुल होप स्पॉट की संख्या 76 है। कुल होप स्पॉट की संख्या 76 है। समय समय बढ़ती रहती है। ठीक, पैराग्राफ चुनकर लिखिए। भारत के दो क्षेत्रों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को आयुषियन तथा मिशन ब्लू के अंतर्गत तथा मिशन ब्लू के अंतर्गत 2013 में मिशन ब्लू के अंतर्गत 2013 में होप स्पॉट के रूप में नामित किया गया। ठीक, समझ आएगा सबको? एक बार इसे घर पे जाके पढ़ लेना। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हॉट स्पॉट कितने हैं, हॉटेस्ट हॉट स्पॉट कितने हैं, हॉट स्पॉट बनाने के लिए कितने क्या क्राइटेरिया है उसकी। ठीक, हॉटेस्ट हॉट स्पॉट की संख्या बताइए। हॉटेस्ट हॉट स्पॉट 8। ठीक, 8 नाम बताइए। जैसे आपको देखिए कुछ व्यक्ति यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं, बोलेंगे नहीं तो जब आपको भी बोलना पड़ेगा ना तो आपके अंदर नॉलेज रहेगा, बाहर निकलेगा नहीं। और इसका सही होता है कि क्लास के साथ जैसे क्लास में बोलते उसको सुन भी गाओ। जैसे कोई बैठ के राष्ट्रीय गान याद नहीं किया होगा, ठीक, सभी प्राथमिक समय कर लिए वो याद है क्या? ऐसे जो होता है किसी में बोलोगे तो तुम्हारे जो स्वर बाहर निकलेंगे, तुम्हें धीमे धीमे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बताओ, पर इसीलिए पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं कि लिखवा देंगे तो आपको पता ही हो गया होगा। लेकिन इससे क्या होता है कि आपको इंटरव्यू देना है, आपके ऐसी क्लास नहीं है कि आप खाली हम पढ़ा के चले जाएं, आप कम्युनिकेशन स्किल आपका डेवलप ही ना हो, आप अपनी बातें नहीं रख पाए, अंदर नॉलेज रहे नहीं रहेगा तो आप प्रश्न। आप डीएम मंत्री गए हैं, कुछ बताना था किसी क्षेत्र में, अंदर बहुत कुछ लेके गए थे, बाहर बोली नहीं, फिर बाद में आप कह रहे हैं यार हम तो बोली। कुछ लोग नहीं कहते हैं
कट के भाग बहुत ज्यादा थे दिमाग में, लेकिन हो नहीं पाया। ठीक है, ये धीमे धीमे होगा, एक साथ कभी नहीं कर पाएगा कोई भी। जैसे ये भी मैं सोच रहा हूँ, जो आके बोलने लगता है, जो करने लगता है, वो पहले और बचपन से ही ऐसा था, भगवान ने उसे बनाया था कि जाके तुम बोलना। पहली बार कोई भी मुझे लगता है किसी स्टेज पे गया होगा, किसी टीचिंग करने गया होगा, किसी सभा को संबोधित करने गया होगा, तो उसके अंदर डर थी। 2-4 बार करते 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 डर खत्म हो जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई कहे नहीं हम आए तो बचपन से हमारे अंदर था ऐसा, तो पोडियम पे खड़े हम कोई प्रभाव नहीं था। या तो इंसान पागल होगा, क्योंकि जो अगर बुद्धिमान है तो आगे पीछे सोचेगा क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बुद्धिमान व्यक्ति ही, बुद्धिजीवी व्यक्ति सोचता विचारता है। ठीक, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, तो बताइए पहला सुंदर क्षेत्र। पहले भारत का चलिए पहले से मान लीजिए भारत के आसपास, भारत की चलिए, तो पहले चलिए भारत से शुरू करिए। चलिए पश्चिमी घाट, इसके बाद इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंदालैंड, मेडागास्कर विभाग के पास में है, फिलीपींस विभाग के पास में है, कैरेबियन क्षेत्र में चले गए, केन्या तंजानिया क्षेत्र छोड़ दिए थे, ठीक वो भी पास में था। इसके बाद फिलीपींस, ब्राजील के अटलांटिक वन क्षेत्र, ठीक हो गया। और भारत की जो हॉट स्पॉट है कितने हैं? 4। हिमालय क्षेत्र में कौन सा? पूर्वी देश में कौन सा? पूर्वी हिमालय। ये पूर्वी हिमालय जो क्षेत्र है, कहा जाए कि कई देशों में है। अगर आपको सकता है ऐसे दे दे कि नहीं, ऐसे लिख दें कि देखिए यूपीएससी शब्दावली से कहती है, अगर आप नॉलेज लेके उसकी वो नहीं समझते, कैसा क्वेश्चन पूछता है। हर आदमी को क्वेश्चन पूछने की कुछ टेंडेंसी होती है। कुछ लोग गाँव में होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो तो जानो, ये वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका अलग नेचर था। ऐसी का क्वेश्चन आप जब पढ़िए तो आप समझेंगे उसका भी एक नेचर होता है। वो डाल देगा जो पूर्वी हिमालयन हॉट स्पॉट जो क्षेत्र है केवल भारत में फैला। स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। ये भूटान में, नेपाल में, म्यांमार में, कई क्षेत्रों में, भारत में कई क्षेत्रों में फैला है। ऐसे सुंदरलैंड है, ठीक, ये भी देशों में फैला हुआ है। समझा रहा है? ऐसे आप देखें इंडो बर्मा क्षेत्र, ये भी मलेशिया, कंबोडिया, यहाँ तक फैला हुआ है। वियतनाम, इन सब क्षेत्रों में क्या सबसे ज्यादा किस कंट्री में हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ज्यादा है? ये तो आंकड़े आप देख लीजिए। हॉटस्पॉट नहीं, हमें एग्जैक्ट नहीं पता। 36 है तो उसमें सबसे ज्यादा देख लीजिएगा नेट पे। ब्राजील में नहीं, ऐसे ब्राजील में हम नहीं, हमें लगता कि देख लीजिएगा। इंडिया 4 रखा है, 36 में 4 हो सकता है इंडिया भी हो। ब्राजील में है कितने हैं? संख्या कितनी है? देखिएगा संख्या बताइए, देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद अगली जो क्लास होगी उसमें जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य उद्यान, समुदाय आघात, ये सब पढ़ाएं कि आप प्रेस पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। आगे कुछ टॉपिक इसे पढ़ाएंगे। अंतर क्या होता है, इसे कौन घोषित करता है, ठीक, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते। अभी तो आप लोग यही होंगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है, फिर पूछेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस प्रजाति के लिए फेमस है। ये सब यूपीएससी क्वेश्चन है, तो उसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसे घोषित कौन करता है, कैसे होता है, क्या इसकी संकल्पना है, सब आगे पढ़ाया जाएगा क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।